जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। ज्योग्राफी बूस्टर डोज 12वीं सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपकी सेकंड बुक के 5वें चैप्टर भू संसाधन तथा कृषि इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। कई बच्चे ये पूछते हैं भी सर क्या ये क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने तो ये ऐसा ही प्रयास किया है जी, और आपको पता है 4 नंबर का ये 3.5 नंबर के आसपास चैप्टर है, जिसमें एक नंबर के 2 क्वेश्चन और साथ में 1.5 नंबर का 1 क्वेश्चन आने की संभावना है, वो रहेगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरित क्रांति किसे कहते हैं। बिल्कुल सामान्य सी, अच्छे से आपको तैयार है भी। भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में हुई गुणात्मक वृद्धि को ही हरित क्रांति है वो कहा जाता है। अच्छे से याद है, इसके तहत भी गेहूं और चावल का जो प्रोडक्शन है वो इसके अंतर्गत बढ़ा था। ये भी आपको अच्छे से याद है भी, मैक्सिको और फिलीपींस से इनके बीज लाए गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास को क्या कहा जाता है। नरमा कहा जाता है। जैसे मैं इधर हनुमानगढ़ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के हमारे एरिया की बात करूं तो यहाँ पर जो अमेरिकन कपास होती है उसको नरमा कहा जाता है, और देसी कपास को हम रुई बोलते हैं। तो अमेरिकन कपास नरमा कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत कॉफ़ी की कौन सी किस्म का अधिक उत्पादन करता है। तो सबसे अधिक अरेबिका। तो भारत कॉफ़ी की अरेबिका जो किस्म है उसका अधिक उत्पादन करता है। अच्छा प्रश्न है कि भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन क्या है। चावल है। बहुत ही सामान्य से प्रश्न। चावल, आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, और उसके बाद 2 नंबर पे कौन सा आता है, गेहूँ आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सी दाल फसल लाल चना और पीजन पी के नाम से जानी जाती है। तो लाल चना और पीजन पी किसका नाम है, अरहर को कहा जाता है, जो तुर के नाम से भी जाना जाता है। तो अरहर जो दाल होती है, दाल जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, उसे लाल चना और पीजन पी के नाम से जाना जाता है। क्या भारत की 4 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखिए। तो उसके अंदर तिलहनी फसलें कौन सी होगी अपनी, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। जिन फसलों के बीजों से तेल निकाला जाता है वो तिलहनी फसल होगी। तो आप कोई भी, तो ये 4 हैं, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। अगला प्रश्न है कि भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। बहुत ही सिंपल सा, कपास और जूट। आपको पता है इनके रेशे काम में लिए जाते हैं, कपास और जूट। 8वां प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के किसान चावल की कौन सी 3 फसलें लेते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न। तो पश्चिम बंगाल में चावल की जो 3 फसलें ली जाती हैं उनके नाम हैं ओस, अमन और बोरो। बहुत प्यारा प्रश्न है, अच्छे से समझ लीजिएगा। ओस, अमन और बोरो ये किससे जुड़ी हुई ये जो फसलें हैं वो है, या किस्म है, वो चावल की ये फसलें हैं। जो पश्चिम बंगाल के अंदर चावल की जो 3 फसल ली जाती है वर्ष में, उनके नाम ओस, अमन और बोरो है। कृषि गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखिएगा। कृषि गहनता या शस्य गहनता, सकल बोया गया क्षेत्र बटा में निवल बोया गया क्षेत्र, यानी ऊपर ग्रोस और नीचे नेट आ गया, गुणा 100। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको याद है घनत्व का जो फॉर्मूला है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल वाला, चाहे कायिक घनत्व है, कारिक घनत्व है वो, और उसके साथ साथ ये कृषि गहनता का। तो बहुत प्यारा प्रश्न है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है भाई, दूसरा। ऐसे प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो सबसे अधिक चावल है वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है ये चावल उत्पादक राज्य है भारत के। अगला प्यारा सा प्रश्न है कि कौन सी फलीदार फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है, जो प्रोटीन की प्रमुख स्रोत भी होती है। बहुत प्यारा प्रश्न है। और वो फसल कौन सी है, दाल। आपको पता है दाल, इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करके पौधे को उपलब्ध करवाता है, जिससे पौधे को अपनी खुराक मिलती है, अच्छी बढ़वार उसकी होती है। और आपको पता है नाइट्रोजन है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी होता है, तो इसलिए दालों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो ये प्रश्न का उत्तर, और ये प्रश्न भी खुद अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत की 2 रोपण फसलों के नाम बताइए। तो चाय और कॉफ़ी है, ये रोपण फसलों के नाम है 2। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये भी। चाय और कॉफ़ी रोपण बोई जाती है जो। उसके बाद किस देश के बाद भारत
दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है? वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न है। खालिस्तान के रूप में भी आ सकता है, ब्राजील। अब यहाँ दो चीज ध्यान रखिएगा, भी गन्ना उत्पादन वाला जो देश है वो दुनिया में एक नंबर पर कौन सा है? वो ब्राजील है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? इंडिया। तो चावल के प्रोडक्शन में भी इंडिया का दूसरा स्थान है और गन्ने के प्रोडक्शन में भी इंडिया का दूसरा स्थान है। ब्राजील का यहाँ पर पहला है गन्ने को लेकर। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? तो आपको परिभाषा देनी है, पहले आप हेडिंग बना सकते हो। शुष्क कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती शुष्क खेती कहलाती है। और आर्द्र की बात करें, नमी वाली बात करें, तो फसलों की आवश्यकता से अधिक होने वाली वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली जो खेती है वो आर्द्र कृषि कहलाती है। तो जहां अधिक बारिश होती है वहां जो खेती होती है वो आर्द्र कृषि कहलाती है। बहुत प्यारा प्रश्न है। निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र है, इनमें अंतर बताइए। निवल बोया गया यानी नेट एरिया शोन की बात करें, वो भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है। कई बार देबूराम अगर देख रहे होंगे तो आपने ये प्रश्न कई बार पूछा है। वह भूमि जिस पर आपने फसल उगाई यानी आपने जोताई की खेत की और वहां पर आपने बीज बोए, फसल उगी और आपने काट ली, वो कहलाता है नेट एरिया शोवन कहलाता है। उसके साथ पूछा गया है कि सकल बोया गया क्षेत्र एक कृषि वर्ष में यानी एक साल में, जो हम बात करते हैं भी जुलाई से जून की बात करते हैं, एक कृषि वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोया गया कुल क्षेत्र है वो सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो यानी पूरा एक वर्ष के अंदर जितना आपने फसल बोया है वो ग्रोस कहलाता है, चाहे उसमें आपने किसी प्रकार की फसलें हैं वो ली हो। अगला प्रश्न है कि बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर लिखिए। तो आपको याद है भू राजस्व अभिलेख के अंतर्गत जो अपने 9 वर्गों में बांटा हुआ है भूमियों को, वनों के अधीन, बंजर व्यर्थ भूमि, कृषि कार्यों में प्रयुक्त स्थायी चारागाह, विविध तरु फसल वाला, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, पुरातन प्रति भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। वीडियो सेशन के अंदर आपको अच्छे से मैंने इन सब के बारे में बताया है। तो यहाँ प्रश्न है बंजर और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर। बंजर भूमि वो भूमि जो प्रचलित तकनीक की मदद से, यानी आप कोई टेक्नोलॉजी लगा लो जो उस टाइम चल रही है, उनसे वहां खेती नहीं की जा सकती। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वो भूमि जो पिछले 5 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक बिना खेती के पड़ी है और जिसे आधुनिक तकनीक से खेती योग्य बनाया जा सकता है, वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला है कि भारत में भू उपयोग के किन वर्गों में वृद्धि हुई है, नाम बताइए। तो 9 वर्गों की जो हम बात करते हैं उनमें देखें तो 4 वर्गों में भारत के अंदर भू उपयोग को लेकर वृद्धि हुई है। वो है वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में वृद्धि हुई है, वर्तमान प्रति भूमि के अंदर वृद्धि हुई है और निवल बोया गया जो क्षेत्र है इनके अंदर वृद्धि हुई है। अब वृद्धि वाले याद है तो बाकी आप 9 नाम जरूर आप याद रखिएगा। भू राजस्व अभिलेख के अनुसार भू उपयोग का जो वर्गीकरण है वो 9 के 9 नाम जरूर आपको याद होने चाहिए। तो इनमें वृद्धि हुई है चारों के अंदर। उसके बाद भारत में विश्व का कितना प्रतिशत चावल और गेहूं का उत्पादन होता है? तो ध्यान रखिए भारत के अंदर विश्व का 21.9% चावल और 12.8% गेहूं का प्रोडक्शन होता है। तो चावल 21.9 पूरी दुनिया का और गेहूं 12.8% होता है। अगला प्रश्न है प्रति भूमि किसे कहते हैं और भूमि को प्रति क्यों छोड़ते हैं हम? क्यों छोड़ते हैं प्रति भूमि को कुछ समय के लिए कृषि रहित छोड़ देना प्रति भूमि कहलाता है। अब देखिए आप समझेंगे प्रति भूमि पूछा है सिर्फ, न तो ये पूछा यहाँ पर वर्तमान प्रति भूमि या पुरातन प्रति भूमि। तो इसलिए हमने अपनी भाषा के अंदर ये नहीं लिख रहे भी 1 वर्ष से कम है या 5 साल से ज्यादा है, 1 वर्ष से अधिक और 5 से ज्यादा वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं लिखा। सीधा हमने प्रति भूमि पूछा है तो सिंपल भाषा में लिख दिया भूमि को कुछ समय के लिए खेती रहित छोड़ देना, भी खेती नहीं करना। कई बार जमींदार भाई करते हैं भी 2-3 फसलें लगातार ली उसके बाद एक बीच वाली फसल नहीं लेते, तो वहां पर आलतू फालतू का कचरा उग जाता है, उसको फिर उसके अंदर जुताई में ले लिया जाता है, वो खाद के रूप में काम आ जाती है।
छोड़ने का कारण क्या है? इससे भूमि की गुणवत्ता बनाए रखी जा सकती है, इससे भूमि का उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। आप कैसे भी लिख सकते हो, भूमि की इससे गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता होती है, या इससे भूमि की उर्वरा शक्ति है वो पुनः प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, याद होगा आपको, गहन कृषि गहनता का एक फॉर्मूला, बहुत प्यारा फॉर्मूला है वो भी। और यहाँ गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है इंडिया को? तो देखिए, भारत जैसे देश में कृषि भूमि की कमी है और श्रम अधिकता है। जमीन कम है खेती के लिए लेकिन मजदूर बहुत है, इसलिए गहन कृषि नीति अपनाकर उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। ये बहुत, इसलिए गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता है वो इंडिया को। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि भारत के शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादकता कम क्यों है? तो भारत में सिंचाई के अभाव और वर्षा पर निर्भर रहने के कारण शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादकता कम है। तो जहां बारिश नहीं होती, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, तो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होगा भी। जैसे पश्चिमी राजस्थान में ये समस्या देखने को मिलती है, ज़मीनें बहुत अच्छी है वहाँ, लेकिन पानी की वजह से सारी गड़बड़ है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत की तरह दक्षिणी भारत में पृथक फसल ऋतुएं क्यों नहीं पाई जाती है? आपको ऋतुएं भी, क्योंकि छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं ऋतुओं के बारे में, कौन सी? खरीफ की फसल, रबी की फसल, पता होना चाहिए आपको। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कि कब से कब है? जैसे खरीफ जून से सितंबर है, रबी है वो अक्टूबर से मार्च है। और कुछ खरीफ की फसल और रबी की फसलों के नाम बताओ। तो ऐसी बात जब पूछी जाती है तो उत्तरी भारत को लेकर पूछी जाती है, क्योंकि दक्षिणी भारत का क्लाइमेट इस प्रकार का है, वहाँ वर्ष भर हर प्रकार की फसल ली जा सकती है। जैसे चावल है तो चावल खरीफ के मौसम में भी होता है, वहाँ रबी के मौसम में भी होता है, और जायद का जब टाइम होता है तब भी चावल की खेती है वो हो जाती है। तो वहीं से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है भी, उत्तर भारत की तरह दक्षिणी भारत में अलग से फसल ऋतुएं क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर समान है और किसी भी उष्ण कटिबंधीय फसल की बुआई में ये सहायक है, और यहाँ पर्याप्त आर्द्रता भी उपलब्ध रहती है। तो टेम्परेचर है वो लगभग सेम रहता है, और नमी भी है वो एनी टाइम उपलब्ध रहती है। तो इसलिए अलग से कोई ऋतु दक्षिणी भारत में नहीं मिलती है। उसके बाद साझा संपत्ति संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, साझा संपत्ति संसाधन, बहुत ही अच्छा। ये आपने देखा हो मॉडल पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन है। चाहे आपसे सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछ लें तो साझा संपत्ति संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए, तो आप पहले हेडिंग बना सकते हो, साझा संपत्ति संसाधन की भूमि सामुदायिक उपयोग हेतु राज्य सरकार के स्वामित्व में होती है। भी स्टेट गवर्नमेंट का इस पर अधिकार होता है। ये भूमि पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, लकड़ी, फल, रेशे, औषधीय पौधे उपलब्ध कराती है। साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी सदस्यों को इसके उपयोग का अधिकार होता है। साझा संपत्ति के संसाधन हैं, यानी ये सभी के हैं, पूरे गांव के हैं भी, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी सदस्य इसका उपयोग कर सकते हैं, ग्रामीण लोग कर सकते हैं। तो इसलिए साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर 1.5 नंबर का क्वेश्चन हो अपनी बात लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कि भारत में भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तकों को संक्षेप में समझाइए। तो थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में, 3 कौन से हो सकते हैं भू उपयोग को प्रभावित करने वाले 3 परिवर्तक। पहला है अर्थव्यवस्था का आकार। इसमें क्या लिख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर दीजिए पॉइंट को, अर्थव्यवस्था का आकार के बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव से अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है। इससे भूमि पर दबाव बढ़ता है और सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि भैया प्रेशर है, चाहिए पॉपुलेशन के लिए, परिवार की संख्या बढ़ रही है तो उनके पेट भरने के लिए चाहिए। दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना के समय के साथ द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है। इससे कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों में होने लगता है, उद्योग धंधों में और उनमें ज़्यादा, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, तो खेती वाली जगह का इस्तेमाल है वो गैर कृषि कार्यों में होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था की संरचना वाली बात आ गई। तीसरा पॉइंट आता है इसमें कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। समय के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में कृषि कार्यों का योगदान कम होता जा रहा है, लेकिन कृषि भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव बढ़ता जा रहा है। खेती की जमीन कम हो रही है लेकिन उसके ऊपर दबाव तो बढ़ ही रहा है। कृषि भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव है वो बढ़ता जा रहा है।
तो आप थोड़ा बहुत इनको भी देख लीजिएगा, तीनों पॉइंट को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से उपाय अपनाए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज़ादी के बाद खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए? पहला कि व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलों को उगाया गया, व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलों को उगाया गया। दूसरी, कृषि गहनता को बढ़ावा दिया गया। तीसरा, कृषि योग्य बंजर और प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित है वो किया गया। तो ये बहुत प्यारा प्रश्न है भी, आज़ादी के बाद सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन कौन से उपाय हैं वो अपनाए। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है कि पंजाब और हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं होने पर भी यहाँ चावल की अधिक पैदावार होने के क्या कारण है? पारंपरिक रूप से पंजाब हरियाणा में चावल का प्रोडक्शन नहीं होता था, लेकिन आज यहाँ फिर भी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, इसका क्या कारण है? देखिएगा, पंजाब और हरियाणा के सिंचित क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण 1970 में चावल की कृषि प्रारंभ की गई थी। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिला? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। उत्तम किस्म के बीजों, अधिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग और शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने के कारण यहाँ चावल की पैदावार है वो अधिक हो रही है। भले ही पारंपरिक राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन, उत्तम किस्म के बीज, अधिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग की वजह से ऐसा यहाँ हो पा रहा है। इसके दुष्प्रभाव भी तो सुन रहे होंगे आपको। बठिंडा पंजाब से बीकानेर राजस्थान तक जो ट्रेन जाती है रात को 11:30 बजे लोकल ट्रेन जाती है, हमारे इलाके में उसे कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक पेस्टिसाइड पंजाब के अंदर यूज होता है। अब तो हनुमानगढ़ गंगानगर में भी खूब पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, तो कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है। कैसी हम नई नई बीमारियों से रोज रूबरू हो रहे हैं। कैंसर का आज भी 100% इलाज नहीं है। हम अब टेक्नोलॉजी बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो देखिएगा, कुछ प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी भी। चलो, ये ज्ञान की बात थी। एक लास्ट का आज का बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय कृषि की 4 समस्याओं की व्याख्या कीजिएगा। आप जरूर इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कीजिए। भले ही आप ये सोचें भी इस चैप्टर से बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, मैं आपको फिर भी सलाह दूंगा, ये इतना प्यारा प्रश्न है, किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है। और अगर थोड़ा बहुत ब्लूप्रिंट इधर उधर होता है तब भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पहले इस चैप्टर से बड़ा प्रश्न आता रहा है, लेकिन अब तो कोविड की वजह से थोड़ा सिलेबस कम हो गया है तो बात अलग है। तो 4 पॉइंट है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं। पॉइंट का नाम ध्यान रखो और अंदर की बात समझकर आप अपने हिसाब से लिखो। तो 4 समस्याएं हैं इंडियन एग्रीकल्चर की। पहला है अनियमित मानसून पर निर्भरता। देश में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है, बाकी कृषि क्षेत्र है वो किस पर डिपेंड है? बारिश के ऊपर। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता है, कब आएगा क्या है कुछ पता नहीं और कितना आएगा। तो सिंचाई के लिए नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है इससे। सूखा और बाढ़ भारतीय कृषि के लिए जुड़वा संकट भी कहलाते हैं। तो ये कितना एक प्रश्न क्या, भारतीय कृषि के लिए जुड़वा संकट क्या कहलाते हैं? सूखा पड़ जाना और बाढ़। कभी बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ गया, और कभी हो तो इतनी ज़्यादा हो भी बुरा हाल हो जाए, बाढ़ आ जाती है। तो सूखा और बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट कहलाते हैं। इस प्रकार से अंदर से भी लाइन उठ जाती है। दूसरी समस्या है निम्न उत्पादकता। इंटरनेशनल लेवल की अपेक्षा भारत के अंदर फसलों की प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। भारत में चावल, गेहूं, कपास और तिलहन की प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है, 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा होते हैं। अमेरिका, रूस और जापान से कम है। भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरी समस्याएं हैं वित्तीय संसाधनों की बाधाएं तथा कर्जा। आधुनिक कृषि में लागत अधिक आती है। सीमांत और जो छोटे किसान हैं वो बचत उनकी बहुत कम होती है या नए के बराबर होती है। कृषि से इनकम भी उनकी बहुत कम होती है, और फसलों के खराब होने से किसान कर्जे के जाल में फंसते जाते हैं। शाहूकारों के, बड़ियों के जाल में ऐसे फंसते हैं भी वो ब्याज ही उतारते पूरा जीवन पूरा कर देते हैं, ब्याज ही नहीं उतर पाता। चौथी समस्या है भूमि सुधारों की कमी।
भूमि के असमान वितरण के कारण, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है, असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है। आज़ादी के बाद भूमि सुधारों को प्राथमिकता तो दी गई, परंतु ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः सफल है वो नहीं हो पाए। किसी ने दिल से प्रयास नहीं किया भी भूमि सुधार है वो सही तरीके से लागू हो। तो ये था आज का प्यारा सा चैप्टर अपना भू संसाधन और कृषि। ज़्यादातर बच्चे खेती परिवारों से या मजदूर वर्ग से हैं तो अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। कम से कम इस चैप्टर के तो कोई बात आए तो गलत नहीं होनी चाहिए, इतनी समझ तो अपनों में होनी ही चाहिएगा। और अपने टेलीग्राम चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया के ऊपर इनकी सबकी PDF है वो उपलब्ध है। तो चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से इस चैप्टर को भी सल्टा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।